हम क्या करते हैं, डेटा रिडक्शन में हम ये करते हैं कि आपका जो फैक्टर आपको मिला है, कुछ वेरिएबल्स समझ लीजिए एक ग्रुप बना के उस फैक्टर में दिखाई देते हैं प्रोमिनेंटली। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे फैक्टर के साथ ज्यादा घुले मिले दिखाई देते हैं। कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो तीसरे फैक्टर के साथ ज्यादा कोरिलेटेड दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं कि जो भी वेरिएबल किसी फैक्टर के साथ बहुत ही कोरिलेशन दिखा रहा है 0.8 0.9, तो हम उस वेरिएबल को उस फैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव मान सकते हैं और इतने सारे वेरिएबल्स की जगह केवल वो एक फैक्टर हम या वो एक वेरिएबल ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप का इंटरेस्ट डेटा रिडक्शन में नहीं है, स्ट्रक्चर डिटेक्शन में है, मतलब आप डेटा को रिड्यूस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप 10 वेरिएबल्स की जगह एक वेरिएबल लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप जो नीचे मतलब पृष्ठभूमि में जो स्ट्रक्चर है, जो अदृश्य है, उसको जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपकी रिसर्च ऐसी है कि आप उस स्ट्रक्चर को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हमें कुछ एक फैक्टर्स को चुनना पड़ेगा और उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि इसका अर्थ ये हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं डेटा की तरफ। तो क्या आप डेटा की तरफ जाने को तैयार हैं? मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं, क्या हम जा सकते हैं डेटा की तरफ? यस सर, डेफिनेटली। ठीक है, ओके, मुझे 1 मिनट दीजिए। और अगर कहीं भी लिंक टूट भी जाता है तो मैं दोबारा उसी विषय को लेकर दोबारा उपस्थित होऊंगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। ठीक है, आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन फैक्टर एनालिसिस का मिलेगा। जस्ट अ मिनट, तो मैं आपको डेटा फाइल की तरफ लेके जा रहा हूं अभी। देखिए, ये एक डेटा सेट है, फिलहाल ये SPSS में ओपन किया गया है और आप यहां देख सकते हैं कि SPSS में तकरीबन मेरे पास 28 वेरिएबल्स हैं, 28 वेरिएबल्स, 28 वेरिएबल्स हैं। और ये डेटा जो है वो किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का, जो शायद कार बनाती है, उसका डेटा है और अनेक प्रकार के वेरिएबल्स इसमें हैं। ठीक है, 27 वेरिएबल्स तो मुझे यहाँ दिखाई सीधे सीधे दे रहे हैं, 28 वेरिएबल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा ही कोई डेटा सेट आपके पास आता है या आपके पास कलेक्ट होता है या आपको दिया जाता है आपकी रिसर्च में, आपकी मास्टर्स डिसर्टेशन में, कभी भी, और आपका ये उद्देश्य है कि मैं 2 तरह से बताऊंगा इसी डेटा सेट में। पहला, फैक्टर एनालिसिस करना है हमको डेटा रिडक्शन के लिए, मतलब ये जो इतने सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, इनकी जगह 4-5 रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल क्या मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता। ठीक है, तो क्या मेरा एनालिसिस 4-5 वेरिएबल से चल जाएगा, इन 25-30 को लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए फैक्टर एनालिसिस कैसे करेंगे हम? फैक्टर एनालिसिस की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी रहेगी, चाहे आप डेटा रिडक्शन के लिए कर रहे हैं या स्ट्रक्चर डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं। ओके, so I'll show how do we go in SPSS. देखिए, एनालाइज में जाएंगे,
SPSS की जब विंडो खुलती है तो ऊपर बहुत से आइकन्स आपको मिलते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ बहुत से आइकन्स हैं, फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज। हमें 99% टाइम काम जो पड़ता है ये एनालाइज से ही पड़ता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस इस एनालाइज में ही जाके होता है। ओके, तो अगर आपके पास डेटा फाइल है और आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसको खोल सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं कैसे इंटरप्रिटेशंस पे जा रहा हूं, मैं कैसे रिजल्ट्स को SPSS पे ला रहा हूं। ओके, सो अगेन गो टू एनालाइज। फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो यहां एक एनालाइज का बटन है और उसके नीचे है डायमेंशन रिडक्शन का बटन। डायमेंशन रिडक्शन का बटन, और उसमें एक आगे बटन है फैक्टर का। सो एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन एंड अगेन फैक्टर। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो फैक्टर एनालिसिस की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपका काम है कि आप अपने जो वेरिएबल्स हैं, 50 हो, 40 हो, 20 हो, 25 हो, जिनको आप समराइज नहीं करना चाहते, जिनके ऊपर आप फैक्टर एनालिसिस रन करना चाहते हैं ताकि आपको डेटा रिडक्शन में सहायता मिले या स्ट्रक्चर डिटेक्शन में इनसाइट मिले। ठीक है, आप अपने वेरिएबल्स एंटर करेंगे, सिर्फ क्लिक करके आपको एंटर करने होते हैं। जैसे मैं यहां से कुछ वेरिएबल्स एंटर करता हूं, देखिए मैंने 9 वेरिएबल एंटर किए हैं। और इस समय मैं कुछ और नहीं करता हूं, यहां बहुत से ऑप्शंस हैं। अभी उनको मैं यूज नहीं करूंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। ऑप्शंस में मैं इसके बाद अगले स्टेप में जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको मैं रिजल्ट वाली फाइल पे लेके जाता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए। एक मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले तो निर्णय ये करना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपके पास 50 वेरिएबल हैं, आपको 50 फैक्टर मिलेंगे। उससे हमें समस्या का सरलीकरण नहीं होता, उसका कोई लाभ भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये निर्णय करना है, अगर हमें 50 फैक्टर्स मिलते हैं, हमें जरूरत कितनों की है, कितने फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा काम चल जाएगा या जब वो अच्छी तरह पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसका निर्णय कैसे करें। उसका निर्णय इस प्रकार किया जाता है, देखिए अभी यहां एक प्लॉट बन के आता है जिसे कहते हैं स्क्री प्लॉट। ये है स्क्री प्लॉट। स्क्री प्लॉट में अब क्योंकि मैंने 9 वेरिएबल लिए थे, सर हाँ सर जब आपने अभी 9 वेरिएबल्स के बाद ओके क्लिक करा है, बट हमारे में जो रिजल्ट शो हो रहा है वो डिफरेंट है, हाँ, आपके स्क्री में प्लॉट डिफरेंट नहीं आ रहा इसलिए है। है। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे मैंने किया है। ठीक है, रुक जाइए, यहीं से शुरू करते हैं, मैंने कैसे रिजल्ट प्राप्त किया है। एक मिनट रुकिए। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं फिर से डेटा फाइल, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम विचार कर रहे हैं कि हमें फैक्टर चाहिए तो कितने चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं पहला एनालिसिस कर रहा हूं अपना, और वो एनालिसिस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एनालाइज, वही चीज, डायमेंशन रिडक्शंस और फैक्टर पे जाएंगे। 9 वेरिएबल मैंने लिए हैं, और यहां पे दूसरा बटन है एक्सट्रैक्शन का, उसको मैं क्लिक करता हूं। उसको क्लिक करने पे आप देख रहे होंगे यहां स्क्री प्लॉट का एक ऑप्शन है, उसको आप ओके करिए। पहली चीज, और एक्सट्रैक्ट जो है वहां पे मैंने 0 लिख दिया है। बस अभी इसको किए, कंटिन्यू करिए और ओके कर दीजिए। अब मैं आपके पास साथ आउटपुट शेयर कर रहा हूं अपनी, देखिए। मुझे आशा है अब आपको स्क्री प्लॉट मिल गया होगा। यस सर। अब देखिए, कुछ कन्वेंशंस बनी हैं जिनके आधार पर यह निर्णय किया जाता है। स्क्री प्लॉट को देखकर कैसे निर्णय किया जाता है कि हमको कितने फैक्टर्स चाहिए। फिर दोहराता हूं, 9 वेरिएबल लिए 9 फैक्टर मिलेंगे, 50 वेरिएबल लिए 50 फैक्टर मिलेंगे, पर मुझे कितने को कंसीडर करना है। अब देखिए, इस पॉइंट के आगे स्क्री प्लॉट जो है वो फ्लैट हो जाता है, चपटा सा हो जाता है नंबर 4 के आगे। ठीक है, और 1 2 3 में बहुत फ्लैट नहीं है, स्लैंट है। तो जहां से ये फ्लैट होना शुरू होता है, हम उस चीज के आगे छोड़ देते हैं। मतलब हमें 1 2 3 तीन ही हमको कंपोनेंट या 3 फैक्टर लेने से हमारा काम चल जाएगा। उससे ज्यादा फैक्टर लेने से हमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो स्क्री प्लॉट जहां से फ्लैट होना शुरू होता है, उससे और उससे आगे से छोड़कर उससे पहले के कंपोनेंट ले लिए जाते हैं।
यहां ये 4 और 4 के आगे फ्लैट होना शुरू हो गया है, तो आप 3 कंपोनेंट अपने ले सकते हैं। ये एक क्राइटेरिया है। क्लियर? अब कंपोनेंट 3 जो है 1 से कम हो जाती है आइगन वैल्यू। और मैं दोनों क्राइटेरिया को मिला दूं तो मैं समझूंगा कि मैं 3 कंपोनेंट लूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा। स्क्रिप्ट प्लॉट कहता है 3 कंपोनेंट लो, दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि 2 कंपोनेंट लो। मैं 2 और 3 में से 3 कंपोनेंट प्रिफर करूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा कंपोनेंट मैं लेता हूं उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं अपनी रिस्टोर कर लेता हूं। 50 वेरिएबल के डेटा में जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी इंफॉर्मेशन या उसका एक बड़ा हिस्सा मुझे कब मिल सकता है, जब मैं अधिक से अधिक कंपोनेंट लूं। अब आप जब क्राइटेरिया पे बात चल रही है, तो अगर मैं केवल एक कंपोनेंट पे अपना काम करता हूं, या पूरे 50 वेरिएबल जितने भी मेरे वेरिएबल हैं उनको छोड़ता हूं और पहले कंपोनेंट पर ही अपना फोकस कर देता हूं, तो आप आखिर में देखेंगे यहां पे कि 64% ऑफ द वेरिएशन, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन का, टोटल इंफॉर्मेशन का 64% मेरे पास आ जाता है। अगर मैं दूसरा कंपोनेंट भी ले लेता हूं तो अतिरिक्त 16% और इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है, और कुल मिला के 64 जमा 16 81, 81% के करीब इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। और यदि मैं 3 कंपोनेंट लेके चलता हूं तो 100 में से 88% के लगभग इंफॉर्मेशन को लेकर मैं काम कर रहा होता हूं। तो ये आप पे छोड़ता हूं कि आप 2 कंपोनेंट के साथ काम करना चाहते हैं या 3 कंपोनेंट के साथ काम करना चाहते हैं। अगर आप 2 कंपोनेंट के साथ काम करते हैं तो आप टोटल इंफॉर्मेशन का 81% साथ लेके चलते हैं अपने एनालिसिस में, और अगर आप 3 कंपोनेंट को साथ लेके चलते हैं आप 88% इंफॉर्मेशन साथ लेके चलते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को छोड़ के कम वेरिएबल्स पे काम करना चाहते हैं तो कुछ हमें उसका क्या लेन देन करना पड़ता है, सरल बनाने के लिए और इंफॉर्मेशन लूज करने के, दोनों में से चूज करना पड़ता है। तो हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लूज तो कर रहे हैं, और 50 वेरिएबल्स या 27 वेरिएबल्स की जगह 3 वेरिएबल्स पे, 3 कंपोनेंट्स पे आ रहे हैं, तो मुझे ये लाभप्रद दिखाई देता है कि मैं 3 कंपोनेंट्स पे काम करूं और 88.267% इंफॉर्मेशन के साथ काम करूं। ठीक है, और ये वैलिड है, आप कर सकते हैं। तो कैसे निर्णय करेंगे
कि आपको कितने कंपोनेंट चाहिए, इस पर अभी मैंने थोड़ा आपको बताया है। यही 2 क्राइटेरिया है। इस पर कोई आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब के बाद मैं केवल 3 कंपोनेंट्स के आधार पर ही अगला एनालिसिस लेने वाला हूं। चलें आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, तो हम अपने पहले एनालिसिस के बस से या पहले एनालिसिस के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि हम 3 कंपोनेंट्स के जरिए ही अपना आगे का एनालिसिस चलाएंगे, बाकी कंपोनेंट्स को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब मुझे वही एनालिसिस चाहिए जिसमें 3 कंपोनेंट्स हो। मैं दोबारा इसको एनालिसिस कर रहा हूं। वो एनालिसिस में फिर आपको बता देता हूं। फिर हम आते हैं अपने एनालिसिस पे। वही फाइल, एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर वही चीजें हैं। एक्सट्रैक्शन पे क्लिक करिए, स्क्री प्लॉट, और एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है कितने कंपोनेंट्स आपको निकाल के एनालिसिस में डालने हैं। तो हमने पिछले एनालिसिस के आधार पर निर्णय किया, स्क्री प्लॉट के आधार पे और आइगन वैल्यू के आधार पे, कि हमको 3 कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां एक्सट्रैक्ट में फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स करता हूं, 3 कर देता हूं। मुझे 3 फैक्टर चाहिए, मुझे 3 कंपोनेंट चाहिए। फैक्टर और कंपोनेंट का अर्थ एक ही होता है। ओके किया और मेरे पास अब रिजल्ट्स आ गए हैं। जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। ये देखिए, अब यहां पे जो कंपोनेंट 3 एक्सट्रैक्ट हुए हैं वही यहां आए हैं, और आपको पता चलता है इन तीनों को देखने पर ये पुराने वाला किस्सा है जहां सब कंपोनेंट्स लिए गए थे। ये नई वाली बात है। ठीक है, कि आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं और तीनों मिला के 88.267% इंफॉर्मेशन आपके अपने आप में संजोए हुए हैं। अब आगे क्या करना है, तो 3 कंपोनेंट्स को लेके चलना है और आगे क्या करना है। आगे वही है जैसा आपका उद्देश्य है, आपको डेटा रिडक्शन करना है या आपको स्ट्रक्चर डिटेक्ट करना है, तो इसके आगे वैसे चलेंगे। ठीक है, जो आपका उद्देश्य है, आपकी रिसर्च का उद्देश्य है कि आप डेटा रिड्यूस करना चाहते हैं या स्ट्रक्चर डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो पहले मैं एम्फेसिस करूंगा, अगर आप डेटा रिडक्शन पे जाना चाहते हैं, अनेक वेरिएबल्स की जगह कुछ वेरिएबल्स का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी आपने यही निर्णय किया है, मुझे कितने कंपोनेंट्स या फैक्टर्स चाहिए, मुझे 3 फैक्टर्स चाहिए, और 3 फैक्टर्स के रिजल्ट मेरे पास आ गए हैं। अब आगे 3 फैक्टर्स के ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मैंने घोषणा की है कि मुझे 3 फैक्टर्स ही चाहिए। तो अब डेटा रिडक्शन पे फोकस किया जाए। अच्छा देखिए, 3 कंपोनेंट मैंने कहे थे, मुझे 3 कंपोनेंट मिल गए थे। अब 3 कंपोनेंट कैसे मिलते हैं, देखो ये कुछ संख्याएं मिलती हैं मुझे। पहले कंपोनेंट में ये संख्याएं हैं, दूसरे कंपोनेंट में ये संख्याएं हैं, और तीसरे कंपोनेंट में ये संख्याएं हैं। जितने वेरिएबल्स हैं उतनी संख्याएं। तो यहाँ 9 वेरिएबल्स थे, 9 संख्याएं।
पहले कंपोनेंट की, 9 संख्याएं दूसरे कंपोनेंट की, और 9 ही संख्याएं तीसरे कंपोनेंट की। अब ये संख्याएं क्या हैं? ये संख्याएं क्या होती हैं? पहला कंपोनेंट कोई एक अदृश्य चीज है जिसका अर्थ आपको देना है। दूसरा कंपोनेंट भी कोई एक अदृश्य चीज है जिसका अर्थ आपको खोजना, और तीसरा कंपोनेंट भी ऐसा ही है। अब इन संख्याओं में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन ये -1 और +1 के बीच रहेंगे, ये श्योर है। अब यहां देखिए, ये संख्याएं जो है कोरिलेशन बताती हैं। किसका कोरिलेशन? किसका? पहले कंपोनेंट से फर्स्ट वेरिएबल का क्या कोरिलेशन है, पहले कंपोनेंट से सेकंड वेरिएबल का क्या कोरिलेशन है, पहले कंपोनेंट से थर्ड वेरिएबल का क्या कोरिलेशन है। और इसमें जो रूल अधिकतर फॉलो किया जाता है कि 0.3 से ऊपर, ठीक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 0.3 से अधिक अगर हो तो उसको हम मान के चलते हैं कि हाँ भाई, ये वेरिएबल बहुत अच्छी तरह इस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर ये जलवायु है तो ये दिन का तापमान, ये वर्षा, ठीक है, इस तरह की चीजें ज्यादा जुड़ी मिलेंगी जो जलवायु को दिखाएंगी। अब यहां पे आप देखें, फर्स्ट कंपोनेंट से इंजन साइज, हॉर्स पावर, व्हील बेस, विड्थ, लेंथ, क्रब वेट, ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई। और सेकंड से लेंथ, व्हील बेस, हॉर्स पावर और 4 प्राइस इन थाउजेंड, ये 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। तीसरे कंपोनेंट से फ्यूल एफिशिएंसी जुड़ी हुई है, बहुत ही कोरिलेटेड है। जुड़ी हुई शब्द की जगह अच्छा शब्द ये होगा कि हम थोड़ा टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करें, कोरिलेशन। ठीक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हाई होना चाहिए, 0.3 से ऊपर होना चाहिए। तो अब क्या आप ये सब कह सकते हैं कि ये हमारे पास 9 वेरिएबल्स थे और पहला कंपोनेंट मिला, और पहले कंपोनेंट में कर्ब वेट लगभग 0.9 का कोरिलेशन दे रहा है पहले कंपोनेंट के साथ। ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट के साथ सबसे ज्यादा कोरिलेटेड जो है वो है ये प्राइस इन थाउजेंड्स, -0.694। और तीसरे कंपोनेंट के साथ सबसे ज्यादा कोरिलेशन दिख रहा है, किसका दिख रहा है भाई? इसका दिख रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी का दिख रहा है। ठीक है, तो आप अपना पूरा एनालिसिस इन 3 वेरिएबल्स के सहारे कर सकते हैं। पहला वेरिएबल होगा आपका क्रब वेट, जो कि पूरे पहले कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो उससे बिल्कुल कोरिलेटेड है। 0.9 का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन होता है। ठीक है, तो इसी तरह एक ये वेरिएबल ले लो, एक वेरिएबल ले लो प्राइस इन थाउजेंड्स, और तीसरा वेरिएबल होगा फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये 3 वेरिएबल 3 अलग अलग कंपोनेंट्स को प्योरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत अधिक कोरिलेशन पाया गया है। तो आप इन 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके अपने आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। तो 9 वेरिएबल से आप 3 कंपोनेंट पे आए, और 3 कंपोनेंट में एक एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल आपने ले लिया। तो आप इन 3 वेरिएबल्स में डेटा रिडक्शन करके देख सकते हैं। 9 वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल्स हो गए। पहली चीज ये होगी जिनका उद्देश्य डेटा रिडक्शन है। डेटा डिटेक्शन इसलिए जरूरी होता है कि मान लो 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, वो एक ही चीज को बता रही हैं, तो रिपीट करने की जरूरत क्या है? अगर 3 चीजें हैं,
या 5 चीजें हैं वो एक ही चीज को बता रही हैं, तो आपने एक ही जानकारी 5 बार रिपीट कर दी। तो रिपीट करने से अच्छा है कि आप एक ही बार वो जानकारी ले लीजिए, बाकी तो रिपीटिशन है। तो डेटा रिडक्शन का यहां फायदा हो जाता है। तो अगर आपका उद्देश्य डेटा रिडक्शन है तो ये 9 वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल आपके सामने आ गए हैं, पहली चीज। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से करते हैं, ठीक है। यही काम करना है लेकिन थोड़ा और अच्छे तरीके से। डेटा रिडक्शन पे ही मैं हूं अभी, लेकिन एक्चुअली और अच्छे तरीके से कैसे किया जाता है, इसको मैक्सिमम लोग करते हैं, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। यहां एक कंसेप्ट आता है रोटेशन का। रोटेशन का कंसेप्ट बीच में लाया जाता है, और वो कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। और रोटेशन क्यों किया जाता है? रोटेशन का अर्थ होता है कि चीजों को घुमा देना, इस तरह घुमा देना कि ज्यादा इंटरप्रेटेबल चीजें हो जाएं। तो जब भी आप फैक्टर एनालिसिस करें, आप रोटेट करें, क्योंकि अगर आप सोशल साइंसेस में हैं, एनवायरमेंटल साइंसेस में हैं, या किसी भी साइंसेस में हैं, या सोशल साइंसेस में कहीं पे भी है, चीजें इंटरप्रेटेबल ज्यादा होनी चाहिए ओरिजिनल वेरिएबल के टर्म्स में, उसके लिए रोटेशन की जाती है। तो रोटेशन की प्रक्रिया कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूं। रिजल्ट्स वही रहेंगे, कंपोनेंट 3 ही रहेंगे, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन भी उतना ही रहेगा, 88% जो था वही रहेगा, लेकिन आपके कंपोनेंट्स की वैल्यूज जो होंगी ना उसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा। मैं करके बताता हूं, क्योंकि आपको फाइनली रोटेशन करनी ही चाहिए, ये मेरा सजेशन है। 1 मिनट, रोटेशन कैसे की जाती है इस पर अभी चर्चा करते हैं। हाँ, और एक आप लोगों से जानना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 5-10 मिनट का। अगर थक गए हो तो रोटेशन में उसके बाद ले लेता हूं, आप जैसा भी कहें। सर वी कैन कंटिन्यू। ओके, नाउ लेट्स मूव टू रोटेशन। रोटेशन में कुछ भी नया नहीं है, जो पुराना काम है वही करना है, बस एक बार रोटेट कर देना है। चीजों को कई बार घुमा के देखते हैं तो चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं, ठीक है। तो उसी लिए रोटेट किया जा रहा है, और वो सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा, उसमें आपको चिंता करनी ही करनी है, ठीक है। मैं बताता हूं कैसे रोटेट करते हैं। अगेन वही एनालाइज, डायमेंशन रिडक्शन, फैक्टर, वही 9 वेरिएबल यहां पड़े हुए हैं। एक्सट्रैक्शन में वही करना है, 3 फैक्टर मुझे चाहिए। कंटिन्यू। अब यहां रोटेशन का एक बटन है जिसको मैंने दबाया, और यहां पे रोटेशन के अनेकों मेथड दिए गए हैं। रोटेशन के अनेकों मेथड दिए गए हैं। अगर आप नन पे क्लिक करते हैं तो मतलब कोई रोटेशन नहीं की है, जैसा कि हमने पहले किया है। और ये मेथड अलग अलग हैं, ये कंप्यूटेशन के मेथड्स हैं। वेरीमैक्स मेथड बहुत पॉपुलर है, बहुत यूज होता है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क जरूर आता है रिजल्ट्स में, ज्यादा फर्क नहीं आता। तो हम वेरीमैक्स यूज करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ओके करते हैं, और फिर अपने रिजल्ट्स देखते हैं। अब मैंने वही काम किया अपने, लेकिन रोटेट कर दिया है। बेस्ट रोटेशन, आपको ये बेस्ट रोटेशन करके देगा कंपोनेंट्स की, ताकि चीजें ज्यादा इंटरप्रेटेबल हो जाए। देखें ये क्या करता है। हम्म
तो सीधे सीधे अब हम रिजल्ट्स पे आते हैं। देखिए, जब तक रोटेट नहीं किया था ये दो चीजें आ रही थी, रोटेट कर दिया तो रोटेट के रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो तीन कंपोनेंट पहले भी 88.267 इंफॉर्मेशन लेते थे, जब हमने रोटेट नहीं किया था तब भी 88.267% इंफॉर्मेशन रखते हैं तीनों आपस में, और जब रोटेट कर दिया है तो भी इनमें जो टोटल डेटा की 88.267 इंफॉर्मेशन रहती है। तो इंफॉर्मेशन कंटेंट में कोई कमी नहीं आती है, वो बिल्कुल वही रहती है जो पहले थी। ठीक है, स्क्रीप प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो वैसा ही रहता है। फर्क यहां आता है, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट। अब पहले कंपोनेंट में आप देखें, बहुत ही क्लियर आ रहा है, हाई कोरिलेशन जो बनता है वो व्हील बेस, विड्थ, लेंथ और तीनों का बनता है, बहुत हाई कोरिलेशन। और दूसरे कंपोनेंट के साथ बनता है हॉर्स पावर का और इंजन साइज का और प्राइस इन थाउजेंड्स का कोरिलेशन। और तीसरे कंपोनेंट के साथ बनता है फ्यूल कैपेसिटी और फ्यूल एफिशिएंसी का कोरिलेशन, और क्रब वेट का भी कोरिलेशन बनता है। ठीक है, मैं सबसे हाई कोरिलेशन, तो चीजें ज्यादा क्लियर होकर सामने आ रही हैं। अब जब मैं कहता हूं कि चीजें ज्यादा क्लियर होकर सामने आ रही हैं तो उसका अर्थ क्या है, अगर आपको डेटा रिडक्शन करना है, ठीक है, तो वही तीन वेरिएबल चुन लो, पहले कंपोनेंट से जो सबसे ज्यादा कोरिलेटेड है उसको चुन लो, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो लेंथ दिख रही है। दूसरे कंपोनेंट से सबसे ज्यादा कोरिलेटेड जो है वो चुन लो, यहाँ पे तो मुझे प्राइस इन थाउजेंड दिख रहा है 0.904 करके। और तीसरे कंपोनेंट से जो सबसे ज्यादा कोरिलेटेड चीज दिख रही है मुझे, वो -0.833 लिख रही है फ्यूल एफिशिएंसी। तो आप फ्यूल एफिशिएंसी को ले लीजिए, आप हॉर्स पावर को ले लीजिए, हाँ, सेकेंड कंपोनेंट के लिए, और फर्स्ट कंपोनेंट की जगह आप ले लीजिए लेंथ को। ये तीन जो है कुल मिला के इन 9 का काम कर देंगे किसी भी एनालिसिस में। ये तो ही डेटा रिडक्शन की बात। ये एक तरह का डेटा रिडक्शन है। अगर आपकी स्टडी कुछ इस तरह का डेटा रिडक्शन चाहती है तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप अपना काम तीन वेरिएबल्स में चला सकते हैं, 9 की जगह 3 में चला सकते हैं। एक और तरह का डेटा रिडक्शन होता है, इन कंपोनेंट्स के आधार पे, ये पहला कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है, हम तीन नए वेरिएबल बनाते हैं। अगर आप इस कंपोनेंट को कोई अर्थ दे सकें, अगर आप दूसरे कंपोनेंट को कोई अर्थ दे सकें, और अगर आप तीसरे कंपोनेंट को कोई अर्थ दे सकें, तो आप तीन वेरिएबल्स बना सकते हैं कंपोनेंट्स को यूज करके। अभी तक हम सिर्फ एक एक वेरिएबल हर कंपोनेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेलेक्ट कर रहे थे, वो नहीं करना है, मत करिए। दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप कंपोनेंट्स को यूज करके तीन नए वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे को जो तीसरा कंपोनेंट है, यहाँ पे किस चीज की प्रधानता है, फ्यूल कैपेसिटी और फ्यूल एफिशिएंसी की प्रधानता कुछ मुझे दिख रही है, फ्यूल से रिलेटेड है। और
कब वेट नाम की कोई चीज हो सकती है, उससे रिलेटेड है। ये बहुत प्रधानता से दिख रहे हैं मेरे को, इसके इसके कोरिलेशन बहुत हाई हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी। तो ये कुछ तरह फ्यूल से रिलेटेड एक कंपोनेंट है जो फ्यूल की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। और जो पहला है वो विड्थ लेंथ जैसी चीजों को और व्हील बेस जैसी चीजों को, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। कुछ उसकी व्हील से रिलेटेड चीजें हैं, विड्थ है, लेंथ है, उसके आकार प्रकार से रिलेटेड। तो एक आकार प्रकार से रिलेटेड, एक फ्यूल से रिलेटेड डायमेंशन हो गया। ठीक है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग दिशाओं को, अलग अलग आयामों को बताते हैं, जो कि हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फैक्टर एनालिसिस करने के बाद वो कंपोनेंट हमारी पकड़ में तो आ जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर आप अर्थ दे सकें, ये फ्यूल के नाम का कोई अर्थ दीजिए, इसको लंबाई चौड़ाई के नाम का कोई अर्थ दे दीजिए, इसको भी कुछ इस तरह का अगर अर्थ दे सकें तो आप 3 नए वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, और वो भी हो जाता है। और उन 3 वेरिएबल्स को यूज करके आप अपना एनालिसिस आगे बढ़ा सकते हैं। ये अलग तरह की डायमेंशन रिडक्शन है। तो 2 तरह की डायमेंशन रिडक्शन आपने देखी। डायमेंशन रिडक्शन का अर्थ वेरिएबल का रिडक्शन, कम वेरिएबल्स के सारे काम करना जो पर्याप्त हो। 9 की जगह 3 ही पर्याप्त हैं, और ये बहुत बुद्धिमानी है कि 9 की जगह हम 3 का प्रयोग कर रहे हैं, वो पर्याप्त है इसलिए कर रहे हैं। और 3 हम कैसे कर सकते हैं? या तो पहली तरीके से करिए, एक एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल चुन लीजिए एक एक कंपोनेंट का, या दूसरे तरीके से कि हर कंपोनेंट को यूज करके 3 नए वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए और उनका प्रयोग आपके एनालिसिस में कर दीजिए। पर इसमें एक ही आपका प्रश्न उठता है कि क्या आप उसको कोई अर्थ दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैंने तो अपनी छोटी बहुत समझ से कुछ अर्थ निकाले हैं। तीसरा कंपोनेंट अर्थात फ्यूल जैसी कोई चीज को संबंधित, और पहला कंपोनेंट अर्थात आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई से संबंधित, पहियों से संबंधित कोई चीज है। और बीच वाले कंपोनेंट का मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हाँ, प्राइस से संबंधित, प्राइस से संबंधित, कीमत से संबंधित। कीमत, फ्यूल, ईंधन और लंबाई चौड़ाई, 3 चीजें। तो इस तरह से। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। क्या? स्ट्रक्चर। एक और पक्ष है ना फैक्टर एनालिसिस का, जिसके लिए अधिकतर फैक्टर एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रक्रिया वही है, और पिछला रिजल्ट देते देते मैंने उसको पॉइंट को छू भी दिया है कि स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो चुका है। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कैसे हो चुका है कि धरातल पे, पृष्ठ भूमि जिसे कहते हैं, उस पे 3 चीजें काम कर रही हैं। एक तो वाहन की लंबाई चौड़ाई, पहिया इत्यादि, एक वो डायमेंशन है। एक डायमेंशन है उसकी कीमत की, और तीसरी डायमेंशन है उसके फ्यूल से रिलेटेड चीजें, ईंधन से रिलेटेड चीजों। तो ये अंडरलाइंग स्ट्रक्चर भी यहां आइडेंटिफाई हुआ है। तो अगर आप ऐसी स्टडीज करें जो ज्यादातर साइकोलॉजी में होती हैं, मैनेजमेंट में होती हैं, कि हमें कंसेप्ट्स तो होते हैं हमारे पास कंसेप्ट्स होते हैं, और कंसेप्ट से रिलेटेड वेरिएबल्स हम लेके चलते हैं, या हमारे पास बहुत से वेरिएबल्स होते हैं लेकिन कंसेप्ट्स क्या हैं वो हमें पता नहीं है। तो बहुत से वेरिएबल्स हम लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फैक्टर एनालिसिस करेंगे। पहले ही निर्णय कर चुके हैं आप 3 फैक्टर के साथ काम करना है, 4 के साथ करना है, 5 के साथ करना है। तो जब 5 फैक्टर आपके पास आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि किन किन वेरिएबल से उनका कोरिलेशन बैठता है, बहुत हाईली कोरिलेटेड है। फिर उनको आप अर्थ देंगे, और जो आप अर्थ देंगे वो आपका फैक्टर हो जाएगा। तो यहां मैं
3 फैक्टर ले रहा हूं और तीनों को मैंने अलग अलग अर्थ दिए हैं। जिन जिन वेरिएबल्स का कोरिलेशन ज्यादा है उनको ज्यादा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या उस तत्व की प्रधानता अधिक है उस कंपोनेंट में। तो अगर आप ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जहां आपके पास वेरिएबल्स तो हैं लेकिन पीछे के फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कंसेप्ट्स आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्टर एनालिसिस इस प्रकार से आप करेंगे, इस प्रकार से आप आगे लेके जाएंगे अपने फैक्टर एनालिसिस। So now this is अब मैं आपसे प्रश्न चाहता हूं कि आप प्रश्न करें पहले। जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूं पूरे चीजों को, और दोबारा करके बता सकता हूं अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप प्रश्न अपने लाएं अभी। आपका रिसर्च डेटा है, अगर कुछ आपका रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी है कि आप इसको यूज करना चाहेंगे, उस प्रॉब्लम्स को भी आप ला सकते हैं। या आप किसी ऐसी प्रॉब्लम्स पे काम करना चाह रहे हैं अपनी मास्टर्स में या पीएचडी में जिसमें आप इसका उपयोग देखते हैं, तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर समझाने को कहेंगे तो एक और बार समझा दूंगा, एनालिसिस भी रिपीट कर दूंगा, और अभी मैं स्ट्रक्चर पे फोकस करूंगा। यस, या प्रैक्टिकल शुरू करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल भी शुरू कर सकते हैं। Yes, sir, we can continue further. It's completely clear कि हम कैसे इसको डेटा रिड्यूस करेंगे, फैक्टर्स कैसे। तो अभी कंटिन्यू कैसे करें, क्योंकि ये टॉपिक तो कंप्लीट है। कोई कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो तो वो पूछ सकते हैं, और टाइम टेबल के हिसाब से अभी अगर प्रैक्टिकल का सेशन है तो उसको भी किया जा सकता है, या मैं दूसरा डेटा भी ले सकता हूं जिसको लेके मैं फिर एक और बार रन करके दोबारा इन चीजों को इंटरप्रेट कर सकता हूं हर तरह से। तो शैल आई टेक अप अनदर डेटा सेट जो शेयर किया गया है? Yes, sir. ओके, सो फिर तीनों प्रॉब्लम्स डेटा रिडक्शन दो तरह से, और स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन इतनी। हो सकता है आपकी रिसर्च में तीनों में से कोई एक ही चीज चाहिए हो, या हो सकता है कोई और टेक्निक आप यूज करें, ठीक है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू नाउ न्यू डेटा सेट। मुझे 1 मिनट देंगे आप? Again, we are with a new data set here. Now, again, there is a data
for consisting of 42 वेरिएबल्स, यहाँ 42 वेरिएबल्स हैं और कुछ टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी का कोई डेटा है ये, और देखा जाए कि अगर इस पे हम एनालिसिस करते हैं, फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैसे होगा। सबसे पहले मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न ये उठता है, हमारे पास बहुत से वेरिएबल्स हैं, फैक्टर एनालिसिस करना है, कितने फैक्टर चाहिए। तो पहले स्क्री प्लॉट बना के देखेंगे और पहले देखेंगे कि आइगन वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। उस क्राइटेरिया के बाद हम ये निर्णय करेंगे कि हमें कितने फैक्टर्स को लेके चलना है। तो सबसे पहले, अब क्योंकि ये वेरिएबल्स वही डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर, चलिए कुछ वेरिएबल्स में सेलेक्ट कर रहा हूं। एक मिनट मैं आपके साथ शेयर करूं पहले। ठीक है, सबसे पहले स्क्री प्लॉट पे जाते हैं। अब स्क्री प्लॉट इस प्रकार का है। अब ये 6 के बाद फ्लैट होना शुरू हो गया है। अभी आप ये भी कह सकते हैं 7वें के बाद हुआ है, तो मैं तो 6 को लेके चल रहा हूं, ठीक है। कोई और रिसर्चर इसको 7 भी लेके जा सकता है, 8 भी लेके जा सकता है, ठीक है। और यहाँ 10 वेरिएबल्स थे, अगर आप 10 तक भी लेके जाते हैं तो फिर फैक्टर एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं होता। फैक्टर एनालिसिस मतलब आपको ज्यादा को कम में लेके जाना है विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं छूटनी चाहिए। बड़ी चीज को छोटा करना है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है उतनी ही रहनी चाहिए, ठीक है, तभी इसका लाभ है, ठीक। मैं चाहता हूं कि मैं 6 और सर एक क्वेश्चन था कि ये जो 10 वेरिएबल्स हैं, स्टार्टिंग वाले अपने 10 लिए जो हम देख नहीं पाए, स्क्रीन में दिखा नहीं था कौन से अच्छा वेरिएबल अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये स्टार्टिंग वाले 10 नहीं। एक मिनट, ये शुरू होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस लास्ट मंथ से लेके वायरलेस ओवर टेन्योर, ऐसे हैं। अच्छा, अब आपके आइए फिर, अभी हम ये निर्णय कर रहे हैं कितने कंपोनेंट्स लेने हैं। क्राइटेरिया ये है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं 1 से 10 तक, और ये आइगन वैल्यूज जो हैं, ये जो आइगन वैल्यू हैं 4, 2, ये 1 या 1 से अधिक होनी चाहिए। अब यहां पे ऐसा लगता है कि 3 कंपोनेंट हैं जिनकी आइगन वैल्यू पहले की 4 पॉइंट कुछ है, दूसरे की 2 पॉइंट कुछ है, तीसरे की 1 पॉइंट कुछ है, चौथे की 0.9 कुछ है। और देखिए
कितनी टोटल इंफॉर्मेशन ये बता पा रहे हैं। अगर पहला कंपोनेंट मैं अकेले में लूं, पहला कंपोनेंट मैं अगर अकेले में लेता हूं तो मैं 42% इंफॉर्मेशन दिखा पा रहा हूं। पहला और दूसरा इकट्ठा लेके चलूं तो 66% के करीब इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। पहले 3 लेके चल रहा हूं तो 80.377% इंफॉर्मेशन आ जाती है, और पहले 4 लेके चलता हूं तो 89, ऑलमोस्ट 90% इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है। अब ये आप पर है। स्क्रीन प्लॉट देखता हूं तो 6 मैं कहता हूं 5 लेके चलूं, उसके बाद मुझे फ्लैट दिखाई देता है। और मैं अगर ये देखता हूं तो मैं अगर पहले 4 कंपोनेंट ही ले लूं तो 89-90% करीब इंफॉर्मेशन मेरे पास, या टोटल वेरिएंस को ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो पहले डेटा में जितनी इंफॉर्मेशन थी उसका 90% मेरे पास आ ही जाएगा अगर मैं 4 कंपोनेंट लेता हूं, और ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं अपने विवेक से ये निर्णय करता हूं कि मैं अपना जो एनालिसिस है वो 4 कंपोनेंट्स के साथ करूंगा। स्क्रीन प्लॉट और इसको मिला के अगर मैं देखता हूं तो मैं फाइनली कहता हूं कि ठीक है, मैं 4 से मैं 90% हो गया 4 में, उसके ज्यादा मैंने करना क्या है। ठीक है, 5 लूंगा तो 95% हो जाएगा, पर मेरा काम शायद 4 में ही चल जाए, तो मैं 4 लेके चलता हूँ। तो अब मैं जो भी एनालिसिस करूंगा वो 4 कंपोनेंट्स पे करूंगा। पहला स्टेप तो ये है, कितने कंपोनेंट्स लेने हैं, स्क्रीन प्लॉट और आइगन वैल्यूज को देखकर, और आइगन वैल्यूज 1 से ज्यादा हूं। और यहाँ जो आखिरी कॉलम है ना, आखिरी कॉलम में क्या होता है, आखिरी कॉलम में ये बताया जाता है कि कितना टोटल परसेंटेज ऑफ वेरिएंस ये सब मिला के ले रहे हैं। पहला 42.186%, पहला और दूसरा मिला के 66.169%, पहला दूसरा तीसरा मिला के 80.377, और पहला दूसरा तीसरा चौथा कंपोनेंट मिला के 89.815। तो मैं 4 लेके चल रहा हूँ, ये मेरा निर्णय है। इस तरह आप भी स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, बेसिकली लोग चाहेंगे 4-5 के बीच ही रहेंगे, तो उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मेरा अगला एनालिसिस जो भी होगा वो 4 या 5 के 4 कंपोनेंट्स को लेके होगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 4 कंपोनेंट भी लूंगा और रोटेशन भी करूंगा। ठीक है, 4 कंपोनेंट भी लूंगा और रोटेशन के साथ आऊंगा। बिना रोटेशन के अगर आप करते हैं तो उसका सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज तक ही होता है काम। रोटेशन के साथ अधिकतर आपको रिसर्च पेपर्स में मिलेगा कि लोगों ने रोटेशन भी की है, मतलब घुमा के देखा है कि कंपोनेंट दिखाई कैसे देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूं तो शायद मुझे तस्वीर उतनी साफ नहीं हो रही, अगर मैं थोड़ा घुमा दूं तो मेरी दृष्टि में चीजें साफ हो जाती हैं। तो रोटेशन के साथ मैं अब 4 कंपोनेंट्स को लेके चलूंगा रोटेशन के साथ, और वो एनालिसिस मैं आपको दिखाऊंगा। So here we are, analyze, dimension reduction, फैक्टर, एक्सट्रैक्शन में जाइए। मुझे चाहिए 4 कंपोनेंट्स पर, तो मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, मुझे 4 ही चाहिए। और कंटिन्यू, रोटेशन, यस मुझे रोटेशन चाहिए, और एक मेथड मैं चुन लेता हूँ किस मेथड से मुझे कैलकुलेशंस करनी है रोटेशंस के लिए, वेरीमैक्स मेथड से करता हूँ। कंटिन्यू, ओके, आई गेट द रिजल्ट नाउ। अब मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूंगा। ओके, तो पहले आपको दिखेगा, अच्छा चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये जब आपने कुछ नहीं किया था, 10 के 10 कंपोनेंट आपके सामने हैं, 100% कुल मिला के इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, और पहले 4 जो हैं वो 89.815 इंफॉर्मेशन या वेरिएंस आपको देते हैं कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद आपने 4 कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट किए, तो ये स्थिति थी। और जब आपने अच्छी इंटरप्रिटेशन के लिए उनको रोटेट कर दिया ताकि मुझे अच्छी तरह चीजें दिखाई दें, तो इंफॉर्मेशन तो उतनी ही रही, 89.815, 89.815 चारों की मिला के। लेकिन अब पहला जो कंपोनेंट है वो 27% इंफॉर्मेशन रखता है, दूसरा भी 22% रखता है, तीसरा जो कंपोनेंट है वो 21% रखता है, और चौथा जो कंपोनेंट है 18% रखता है। कुल मिला के ये करीब 90% इंफॉर्मेशन रखते हैं। जब आपने घुमाया नहीं था, इनको रोटेट नहीं किया था, तब पहला कंपोनेंट बहुत अधिक इंफॉर्मेशन रखता था 42%, दूसरा कम रखता था 23%, तीसरा जो 14% रखता था, और चौथा तो 9% रखता था। अब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन लगभग डिस्ट्रीब्यूट हो गई लगभग इक्वली, 27, 22, 21, 18। ये हुआ है रोटेट करने से, ये हुआ है। जो नए कंपोनेंट मिले हैं रोटेट करने के बाद, उनमें जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है लगभग एक जैसा है। अच्छा, इससे पहले भी एक आता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी है आपकी जानकारी के लिए। ये पहला जो टेबल आता है, कम्युनैलिटीज। कम्युनैलिटीज का अर्थ होता है कि ये जो आपके 4 कंपोनेंट है ना जो आपने निकाले हैं, वो एक वेरिएबल की वेरिएशन को कितना रिप्रेजेंट करते हैं चारों मिला के। देखिए, अब आप यहां देखेंगे, ये देखने के लिए होता है कि आप ठीक चल रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस ठीक जा रहा है। अब ये 4 कंपोनेंट आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं, पहले वेरिएबल को करीब 97% उसकी वेरिएशन को अपने आप में समाये हुए हैं, दूसरे वेरिएबल की 87%, मतलब बहुत कम वेरिएशन जो है वो बच जाती है, बाकी अधिकतर ये रिप्रेजेंट करते हैं चारों। इस तरह आप देखेंगे कि ये 10 के 10 जो वेरिएबल हैं, उन सब की वेरिएशन जो है वो चारों कंपोनेंट मिला के काफी अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मतलब अगर आप 4 कंपोनेंट से काम करते हैं, तो ये 10 के 10 वेरिएबल्स की जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत अधिक मात्रा में आपके पास आती है, ठीक है। अब अगर आप 10 के 10 कंपोनेंट लेते हैं तो 100% आ जाती है, पर हमें 10 के 10 नहीं लेने, हमने 4 के 4 लेने हैं। तो 4 के 4 अगर कंपोनेंट लेते हैं तो हर वेरिएबल की कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, काफी अधिक आ रही है। इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस करने का लाभ है, इसका अर्थ ये। अब हम आते हैं रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स पे, क्योंकि रोटेशन के बाद हमें इंटरप्रिटेशन करनी है। रोटेशन जरूर करिए, इंटरप्रिटेशन में थोड़ा लाभ होता है इसका। अब देखिए, पहला कंपोनेंट है जो है वो नंबर 3 वाले वेरिएबल से बहुत हाईली कोरिलेटेड है, 0.9 के आसपास आ रहा है, और नंबर 8 वेरिएबल इक्विपमेंट ओवर टेन्योर उससे बहुत कोरिलेटेड है, और ये वायरलेस लास्ट मंथ इससे भी बहुत कोरिलेटेड है। दूसरा जो कंपोनेंट है, तो अगर आप कोई अर्थ दे सकते हैं, इसलिए फील्ड की जानकारी बहुत जरूरी है। ये कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी वाला मुझे बता सकता है कि अगर ये 3 वेरिएबल बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पे कोरिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, ये 4, तो इस कंपोनेंट को मैं क्या अर्थ दे सकता हूं। वो एक अंडरलाइंग डायमेंशन है स्ट्रक्चर की, जो मैं डिफाइन कर पाऊंगा उसके बाद। इसी तरह
जो सेकंड कंपोनेंट है उसमें देखिए ये नंबर 2 वेरिएबल, नंबर 7 वेरिएबल, ठीक है। इन दो को लेके मैं कोई स्ट्रक्चर की डायमेंशन डिफाइन कर सकता हूं। इसी तरह नंबर 3 जो है वो नंबर 1 वेरिएबल और नंबर 6 वेरिएबल, उनको लेकर मैं डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। और चौथी डायमेंशन जो है वो नंबर 4 वेरिएबल को लेकर ही ज्यादा है और नंबर 9 वेरिएबल को लेकर ज्यादा है, कोरिलेशन दिखा रहा है। तो उनको लेकर अगर मैं कोई अर्थ बना सकता हूं इसका, तो ये वो आयाम है या ये वो डायमेंशन है या ये स्ट्रक्चर का वो हिस्सा है। तो अंडरलाइन स्ट्रक्चर के यहाँ मुख्यतः 4 हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना अर्थ है। इस तरह आप, या मैं कहता हूं कि 4 फैक्टर्स हैं जो पूरे डेटा में दिखाई देते हैं और उनको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर आप फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका एनालिसिस जो है वो सफल हो जाता है। सो ये एनालिसिस है दूसरे डेटा को लेकर। अगर आप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और सिर्फ 4 रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो पहले कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल तो यही हो गया 0.91 इक्विपमेंट लास्ट मंथ, एक वेरिएबल ये ले लीजिए। दूसरे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये वेरिएबल लीजिए टोल फ्री लास्ट मंथ। तीसरे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लॉन्ग डिस्टेंस ओवर टेन्योर वेरिएबल ले लीजिए और चौथे कंपोनेंट का रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल आप ये ले लीजिए कॉलिंग कार्ड लास्ट मंथ। इन 4 वेरिएबल से भी आप काम चला सकते हैं, आपको वो 10 वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं। या और अभी देखते हैं कि क्या हम कुछ और कर सकते हैं इसमें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। फिर मैं डेटा पे आ रहा हूं। एनालाइज डायमेंशन रिडक्शन फैक्टर ऑप्शंस। अब मैंने एक और चीज कही थी कि डाटा रिडक्शन में जैसे बताया हर कंपोनेंट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल चुन सकते हैं, 4 वेरिएबल से काम करिए, या कंपोनेंट्स को यूज करके 4 नए वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। वो तभी करिएगा अगर आप हर कंपोनेंट को कोई अर्थ दे सकें, ठीक है। तो पहले कंपोनेंट का ये अर्थ है तो इसको यूज करके जो वेरिएबल बनेगा वो वेरिएबल इस फलानी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको वैसे करना है तो अब जो मैं इसमें ऑप्शन चला रहा हूं, स्कोर्स को क्लिक करेंगे तो सेव एज वेरिएबल्स आएगा और इसके कई मेथड है, हम रिग्रेशन मेथड को यूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए अब आपको 1 मिनट आप मुझे दीजिए। हाँ ये देखिए 4 नए वेरिएबल बन के आ गए, फैक्ट 1 1, फैक्ट 2 1, फैक्ट 3 1, फैक्ट 4 1। कंपोनेंट्स को यूज करके हमने 4 नए वेरिएबल डिफाइन कर दिए, पर फिर भी सावधान रहना, ये 4 वेरिएबल का अर्थ क्या है ये आप तभी बता सकते हैं जब आप कंपोनेंट्स को अर्थ देना समझें कि उसका कोई अर्थ है या नहीं, ठीक है। तो आप अपने 10 वेरिएबल की जगह इस तरह से भी 4 वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। So now today what you have सर learned, एक डाउट था, हाँ
यहाँ एग्जैक्टली अर्थ देने का मतलब क्या है कि क्या इनको किस तरह से एक्सप्लेन कर? अर्थ देने का पहली बात तो मैं ये कहूंगा, जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट हैं और जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, अगर आप सोशियोलॉजी में कर रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी में कर रहे हैं, अगर आप एनवायरमेंटल साइंस में कर रहे हैं, वहां से इन चीजों के अर्थ आएंगे। पहली बात तो ये, अर्थ कैसे आएंगे? जो चीजें प्रोमिनेंट हैं उस कंपोनेंट में, जहां कोरिलेशन 0.9, 0.8, 0.7 इस तरह से जा रहा है, वो चीजें क्या दर्शाती हैं, उनको लेकर आप अर्थ बनाएंगे। क्या स्पष्ट हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो आप अपनी फील्ड में से अर्थ ढूंढेंगे और उन चीजों को लेकर ढूंढेंगे जिनका कोरिलेशन बहुत उस कंपोनेंट में हाई आ रहा है। तो ये चीज, और अगर आप अर्थ ढूंढ पाते हैं तो आप स्ट्रक्चर सॉरी आपकी फैक्टर एनालिसिस सफल हो जाता है, क्योंकि आप फैक्टर आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टर एनालिसिस जो होता है वो फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली यूज होता है। डायमेंशन रिडक्शन के लिए कम यूज होता है, वेरिएबल रिडक्शन के लिए कम यूज होता है, पर ये भी इसके यूजर्स हैं। कई बार एजुकेशन इत्यादि फील्ड्स में, कई ऐसी फील्ड्स में एक समस्या आती है कि हमें चीजों को इकट्ठा करके स्कोर बनाने होते हैं ना। 10 सवाल पूछे, उनको प्लस करके स्कोर बना दो। अब क्या ये चीज यूज हो सकती है वहां स्कोर बनाने के लिए? हो सकती है। उत्तर है कि हो सकती है। अगर मैं यहां पे जाता हूं, रोटेशन फिर से इस पे जा रहा हूं, एक मिनट, मैं रिजल्ट शेयर करता हूं, एक मिनट में। अब आप देखें, पहला कंपोनेंट है, अगर आप इसको कोई अर्थ दे सकते हैं तो ठीक है। इक्विपमेंट लास्ट मंथ, वायरलेस और इक्विपमेंट ओवर टेन्यूर या वायरलेस ओवर टेन्यूर, इन 4 वेरिएबल्स की बहुत हाई कोरिलेशन दिखाई दे रही है, 0.9, 0.7 करके। इन चारों के स्कोर आप प्लस करके एक नया वेरिएबल बना सकते हो जो कुछ रिप्रेजेंट, ऐसे भी होता है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च प्रॉब्लम, योर डेटा, आप किस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, तो सॉल्यूशंस ऐसे आ सकती हैं। तो स्ट्रक्चर ढूंढने के अलावा डायमेंशन रिडक्शन और एडिंग ऑफ स्कोर्स में भी ये चीज इस्तेमाल हो सकती है, फैक्टर एनालिसिस। सो अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है, मुझे लगता है मैंने अधिकतर कवर कर दिया है। आपके प्रश्न? सर आपने इतने अच्छे से समझाया कि शायद डाउट ही नहीं है किसी को कोई। ये तो बड़ी बुरी स्थिति है। सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर सुयश बोल रहा हूँ कि जितना भी SPSS मैंने सीखा है वो सर आपसे ही सीखा है। अगस्त में एक RMC हुआ था IGNTU में, जिसमें मैंने ऑफलाइन सहभागिता की थी, और जितना भी SPSS सीखा है सर आपसे सीखा। आपके लेक्चर सर बहुत शानदार थे वहाँ पे सर। थैंक यू सो मच सर। सर आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगा मैं। थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड लेक्चर ऑन फैक्टर एनालिसिस
Now I would like to invite Archita Chaurasia to present her vote of thanks. एक मिनट, मैं सब स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर SPSS है और लैपटॉप है या कहीं कंप्यूटर, उस पे काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर खराब नहीं होगा, डेटा डालिए, कुछ ना कुछ निकलेगा और आप उससे ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, और अगर उसमें कहीं अटक जाते हैं तो इंटरनेट पे इतनी हेल्प है कि आपको अंदाजा नहीं है। तो हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, बस एक बार एक बटन दबाना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। ठीक है, A very good afternoon to everyone. Myself, Archita Chaurasia. On behalf of fellow participants, I am here expressing our vote of thanks. First of all, I want to thank our passionate, inspiring, and elegant speaker of this season, Professor Sanjeev Bakshi sir, who shared his precious time from his busy schedule to grace this season. Today we had an opportunity to hear your thought, and this will surely be going to encourage us in our future event. Thank you for this future event. Thank you for this comprehensive and sorry, efficient lecture about factor analysis. Thank you, sir. And thank you all the best to all the students. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.